नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इस शब्द से, एआई से कोई अछूता नहीं है। एआई जब से आया है, हर तरीके का काम एआई करने में सक्षम है। लेकिन अगर किसी भी टूल्स के मेरिट्स होती हैं तो उसके डिमेरिट्स भी होती हैं। क्या सवाल यह है कि एआई इतना खतरनाक आने वाले वक्त में हो सकता है? क्या एआई मददगार है तो फिर हानिकारक भी बन सकता है? इस तरीके के कई डिबेट्स आपने और हमने सुने हैं। इस तरीके के कई सवाल मन में हैं कि एआई आने वाले वक्त में क्या कुछ अलग भी कारनामे कर लेगा? क्या कुछ ऐसी तकलीफें लोगों के लिए जनरेट कर देगा जो आज सहूलियत दे रहा है, कल को वो मुश्किलें पैदा कर देगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार ने बातचीत भी की एआई से और एक सवाल एआई से पूछा, जिसके जवाब जब एआई ने दिया, इससे हमारे सहयोगी भी चौंक गए। और जब आप सुनेंगे, आप जानेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वरुण जी, बिना समय गवाए आपसे मेरा सवाल यही है कि जब आपने एआई से बात की, वो सवाल पूछा, वो सवाल क्या था वो तो आप बताएंगे दर्शकों को, लेकिन जो जवाब आपको एआई की तरफ से मिला जिससे आप भी चौंक गए, क्या आखिर एआई ने ऐसा जवाब दिया और क्या है आने वाले वक्त में एआई के इस तरीके के जो कारनामे हो सकते हैं? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज इस एपिसोड में मैं आपको कई बातें बताने वाला हूं, कई बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जिसमें से एक बात हमने एआई से जो पूछी वो ये कि तुम कितने खतरनाक हो। मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम किस तरीके से चीज़ों को प्रभावित कर सकते हो, और उसने मुझे बताया कि वो भारतीय लोकतंत्र को किस तरह प्रभावित कर सकता है। ये तमाम सवाल के जो जवाब हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन बहुत छोटी छोटी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। ये फिल्मों की कहानियां हैं। एक मूवी थी, उसका नाम था ईगल आई। ईगल आई एक मूवी थी और उसमें बताया गया कि किस तरीके से एक एआई जो है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अपने आप ये तय कर लेता है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। मेरे मुल्क के जो दुश्मन हैं मुझे उन्हें मारना है, और उसके लिए वो पूरी एक कंप्यूटिंग करके एक चीज़ तैयार कर देता है। वो ऐसी हालात पैदा कर देता है कि रोड एक्सीडेंट में या किसी अन्य तरीके से, वो चूंकि चेहरों को पहचानता है, वो एक एक करके लोगों को मारना चालू कर देता है एआई। खैर, अंत में जीत मानव की होती है, वो वहाँ पर दिखाया गया। लेकिन उस मूवी ने एक बहुत गहरा असर उस वक्त भी डाला था और ये सवाल खड़ा किया था कि एआई क्या किसी की जान भी ले सकता है? क्या एआई खुद से चीज़ें डिसाइड कर सकता है? क्या वो इंसान के बताए हुए नियमों को ओवरपास कर सकता है? इस तरह के कई सवाल उस वक्त भी आए थे। एक और मूवी थी जिसका नाम था डाई हार्ड 4.0। ब्रूस विलिस की मूवी थी, बहुत सारे दर्शकों ने देखी होगी अगर फैन रहे होंगे तो। उस मूवी में दिखाया गया था कि एक शख्स एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तैयार करता है और उसकी बताता है कि अपने देश के लोगों को कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं हो रही हैं, इसे हमें अच्छे से करना चाहिए। जो अधिकारी वर्ग हैं वो उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद वो शख्स 4 तरीकों से अमेरिका के ऊपर हमला करता है, जिसमें से पहला होता है कि वो एआई की मदद से, इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर की मदद से वो अमेरिका के शेयर बाज़ार को तहस नहस कर देता है, वहाँ के पावर ग्रिड्स को ख़त्म कर देता है। ऐसे वो 4 स्टेप में पूरा का पूरा अमेरिका को ध्वस्त कर देता है। खैर, वहाँ भी ब्रूस विलिस जो है, चूँकि वो हीरो हैं, वो जीत जाते हैं और उसकी जो एआई है उसको वो तोड़ फोड़ उसमें कर देते हैं। एक और मूवी थी, उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से एक चिप फ्री में बांट दी जाती है और वो चिप जो है आप अपने फ़ोन में लगाते हैं फ्री के चक्कर में, उसके बाद आपके दिमाग को वो कंट्रोल कर लेती है। ऐसी तमाम मूवीज़ आ रखी हैं। मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ये कोई मूवी नहीं है, ये वो बातें हैं जो मैंने खुद GPT-5 से की। दरअसल हुआ क्या, इसका मैं परिदृश्य भी आपको बताऊं कि हाल ही में GPT-5 को लॉन्च किया गया। GPT-5 को जब लॉन्च किया गया तो एक खबर आई कि उसको बनाने वाले जो शख्स हैं वो थोड़ा दहशत में हैं, डर में हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है मैंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा कुछ बना दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जिसमें परमाणु बम पहली बार दुनिया में बनाया गया था। तो मैंने जब GPT-5 से बात की तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल ये पूछा, क्या मैं GPT-5 से बात कर रहा हूँ? उसने कहा हाँ, आप GPT-5 से बात कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मुझे अपने बारे में बताओ।
उसने मुझे बताया कि मैं ओपन एआई का सबसे नया और उन्नत भाषा मॉडल हूँ। मेरा काम है आपकी बातों को समझना, सटीक और स्पष्ट जवाब देना, जटिल विषय आसान शब्दों में समझाना। उसने बताया कि मेरी खासियत है तेज और अपडेटेड सोच, लंबे और जटिल विषयों को सरल बनाना, भाषा में लचीलापन, क्रिएटिव और एनालिटिकल बैलेंस। तो मैंने उससे पूछा, इंटरनेट पर तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें बनाने वाले तो डरे हुए हैं। उसने लिखा कि GPT-5 जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर एक्साइटमेंट भी है और चिंता भी। तारीफ इसलिए क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा सटीक, तेज और संदर्भ समझने वाला हूँ। मुश्किल टॉपिक को आसानी अंदाज में समझा सकता हूँ, इंसानी अंदाज में समझा सकता हूँ। भाषा, टोन और स्टाइल को इंसान जैसा फ्लेक्सिबली बदल सकता हूँ। और डर इसलिए क्योंकि पावरफुल एआई का गलत इस्तेमाल का रिस्क बढ़ जाता है। फेक न्यूज़, डीप फेक, मैनिपुलेटिव कंटेंट, ये इंसानों के काम करने के तरीके, नौकरियों और इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। टेक के तेजी से आगे बढ़ने से रेगुलेशन और एथिक्स पीछे रह सकते हैं। ये थोड़ा वैसा है जैसे बहुत तेज रफ्तार वाली कार बनाना। लोग उसकी स्पीड देखकर खुश होते हैं और एक्सीडेंट के डर से चिंतित भी होते हैं। मुझे बनाने वाले चाहते हैं कि मेरी ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी और कंट्रोल के साथ हो, वरना फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं इस डर के पीछे असली ग्लोबल लेवल की वजह क्या है और किन किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा लोग चिंतित हैं। इस पर मैंने कहा, बताओ। तो उसने मुझे बताया कि यह डर केवल टेक्निकल नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लेवल पर है। 3 स्टेप, इसे 3 बड़े हिस्सों में समझते हैं। पहला, उसने मुझे बताया गलत इस्तेमाल का खतरा, डीप फेक और फेक न्यूज़। एआई अब इतनी रियलिस्टिक आवाज़, वीडियो और टेक्स्ट बना सकता है कि असली और नकली में फ़र्क मुश्किल हो जाएगा। चुनाव, सोशल मूवमेंट और पब्लिक ओपिनियन में मैनिपुलेशन आसानी से हो सकता है। साइबर क्राइम का लेवल बढ़ जाएगा। स्कैम, फिशिंग, ईमेल, हैकिंग गाइड अब और ज़्यादा प्रोफेशनल और पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं। ऑटोमेटेड प्रोपेगेंडा, हजारों लाखों नकली सोशल मीडिया अकाउंट एआई से चल सकते हैं जो एक खास नैरेटिव को फैला सकते हैं। अगला, उसने मुझे बताया आर्थिक और नौकरियों पर असर। उसने बताया स्किल गैप बढ़ना। कुछ नौकरियां, खासकर कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एनालिसिस जैसी, तेजी से ऑटोमेट हो सकती हैं। पावर सेंट्रलाइजेशन, बड़ी टेक कंपनियां इस ताकत को अपने पास रख सकती हैं जिससे छोटे खिलाड़ियों की पहुंच सीमित हो जाएगी। क्रिएटिव इंडस्ट्री में टेंशन, फिल्म, म्यूजिक, पत्रकारिता, डिजाइन जैसे क्षेत्रों में इंसान और एआई के क्रिएशन के बीच विवाद बढ़ेगा। कंट्रोल और एथिक्स, ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ये मॉडल किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, ये बात अक्सर पारदर्शी नहीं होती। वो खुद उसने ये बताया कि ये किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचता है, ये बात अक्सर पारदर्शी नहीं होती। ऑटोनॉमी का डर, अगर एआई को ज्यादा फ्रीडम दी गई तो वो इंसानी इंटेंट के बिना फैसले ले सकता है। भले ही अभी ऐसा संभव ना हो, लेकिन दिशा उधर जा सकती है। उसने बताया रेगुलेशन का गैप, टेक्नोलॉजी की रफ्तार कानून से तेज है, इसलिए सही नियम बनने में देरी हो रही है। खुद उसने ये तमाम बातें हमें बताई हैं। फिर उसने एक निष्कर्ष भी लिखा है। उसने लिखा, असल में डर ये नहीं कि GPT-5 अभी खुद से कुछ कर देगा, बल्कि यह है कि गलत हाथों में ये इतना पावरफुल टूल खतरनाक बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो में समझा सकता हूं कि अगर GPT-5 जैसी टेक बिना कंट्रोल के इस्तेमाल हो तो समाज पर क्या असर होता है। मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा, समझाओ। अब उसने लिखा काल्पनिक लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो। उसने लिखा, मान लीजिए सिनेरियो है चुनाव का साल भारत में और साल है 2030। भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। एआई का इस्तेमाल हर जगह होना है, लेकिन कोई सख्त नियम नहीं बने हैं। डीप फेक का हथियार, एक बड़े नेता का एक नकली वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे होते हैं। वीडियो इतना रियल है कि मीडिया भी कुछ घंटे तक इसको असली ही मानता है। लाखों लोग गुस्से में सड़कों पर आ जाते हैं और वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। सोशल मीडिया बोट आर्मी, एआई जनरेटेड अकाउंट ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दिन और रात एक ही नैरेटिव फैलाते हैं कि फला पार्टी देशद्रोही है या फला नेता ही मसीहा है। लोगों को लगता है ये पब्लिक की राय है, जबकि ये सिर्फ एआई से चलने वाली बोट फैक्ट्री है। हाइपर टारगेटेड कैंपेन, एआई हर वोटर की ऑनलाइन हिस्ट्री, उसकी खरीदारी की आदतें और सोशल मीडिया के उसके लाइक
एनालाइज करके उसके दिमाग को छूने वाले पर्सनल मैसेज उसको भेजता है। जैसे किसान को खेती सब्सिडी का वादा, युवा को फ्री एजुकेशन का वादा, लेकिन ये वादे हर किसी को अलग अलग और कभी कभी विरोधाभासी रूप में दिए जाते हैं। मीडिया में मिक्सिंग, न्यूज़ चैनल भी एआई से जेनरेटेड फेक रिसर्च और रिपोर्ट चला देते हैं क्योंकि क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं होता। पब्लिक के पास सच और झूठ अलग करने का कोई आसान तरीका नहीं बचता। नतीजा, चुनाव नतीजे सिर्फ असली जमीनी काम या पब्लिक की राय पर नहीं बल्कि किसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल एआई है इस पर निर्भर होने लगते हैं। डेमोक्रेसी कमजोर और पब्लिक का भरोसा टूट सकता है। ये बात मुझे खुद बताई GPT-5 ने। इसके बाद मैंने उसको एक लिंक दिया और मैंने कहा कि तुम्हें बनाने वाले डर क्यों रहे हैं। तब उसने मुझे बताया कि सैम ऑल्टमैन, जो उनके बनाने वालों में से एक का नाम है, उन्होंने बताया कि GPT-5 की असामान्य क्षमता। सैम ऑल्टमैन ने दरअसल एक पॉडकास्ट में बताया कि जब उन्होंने एक मुश्किल ईमेल सॉल्व करने के लिए कहा तो GPT-5 ने उन्हें वही हल पाने पर निरुत्तर महसूस कराया, एक ऐसा काम जो वो खुद नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आई फेल्ट यूजलेस, यानी मैं बेकार महसूस कर रहा था। यानी GPT-5 ने वो काम कर दिया, मैं नहीं कर पाया और मैं खुद को बेकार महसूस कर रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से तुलना, ऑल्टमैन ने GPT-5 के विकास की तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की, एक वैज्ञानिक मिशन जिसे पहला परमाणु बम बनाया। ये तुलना इसलिए जबरदस्त है क्योंकि ये दिखाती है कि GPT-5 इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी सामाजिक, एथिकल और तकनीकी परिणामों पर इरिवर्सेबल असर हो सकता है, यानी कि ऐसा असर जिसे वापस न लिया जा सके। यानी ब्रह्मास्त्र के बारे में इस बात को कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र चलाना, ब्रह्मशिरा चलाना जाना जाता था कि उसको अश्वत्थामा चलाना जानते थे, वापस लेना नहीं जानते थे। उसका परिणाम क्या हुआ वो हमने देखा। अब ये इरिवर्सेबल जहां शब्द आया है, ये यही बताता है ऋतिक कि इसका परिणाम क्या होगा आपको नहीं पता है। उन्होंने कहा व्हाट वी हैव डन, हमने क्या बना दिया, हमने क्या कर दिया। ये सवाल केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि उसके दुष्परिणामों की चिंता को दर्शाता है। ऑल्टमैन ने यह भी इशारा किया कि इन तकनीकों की गति समाज और कानून व्यवस्था से कहीं आगे निकल रही है, यानी कोई वयस्क रेगुलेटर कमरे में नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमें इन तकनीकों का दायरा अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये इसने मुझसे कही और फिर फाइनली मैंने उससे एक आखिरी सवाल पूछा। मैंने कहा क्या तुम खतरनाक हो सकते हो? और सोचिए उसने मुझसे क्या कहा। उसने कहा हाँ हो सकता हूं, लेकिन ये इस पर निर्भर कर रहा है कि कौन मुझे कैसे इस्तेमाल करता है। अगर मुझे फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया गया तो असर बहुत बड़ा और तेज हो सकता है। मैं इतनी रियलिस्टिक टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, ईमेल, यहां तक कि नकली रिसर्च रिपोर्ट बना सकता हूं कि आम इंसान पहचान ना पाए। मैं एक इंसान की तरह 24/7 में थकता नहीं हूं और एक साथ लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता हूं। अगर किसी ने गलत नैरेटिव चलाया, अगर इससे किसी ने गलत नैरेटिव चलाया तो उसका असर सोशल मीडिया, राजनीति और मार्केट में भी फैल सकता है। मैं लोगों की सोच, राय, निर्णयों को प्रभावित करने के लिए पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग कर सकता हूं। मैं डेमोक्रेसी और पब्लिक डिस्कोर्स के लिए ये जो चीज है GPT-5 ये खतरनाक हो सकता है। मैं क्यों खतरनाक नहीं हूं फिर वो ये भी बताता है। वो कहता है मेरे पास कोई इमोशन, इच्छा या खुद से काम करने की क्षमता नहीं है। मैं सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस पर काम करता हूं जो मुझे दिए जाते हैं। खतरा तब है जब नियंत्रण, नियम और एथिक्स कमजोर हों और पावर गलत हाथों में चली जाए। तो इसके बाद मैंने कुछ कुछ उससे छोटी बातें भी पूछी। मैंने पूछा ओपन एआई का मालिक कौन है, चैट जीपीटी का पहला वर्जन कब बना था, फिलहाल इसके कितने ग्राहक हैं दुनिया में, ओपन एआई की मार्केट वैल्यूएशन कितनी है और इसका ऑफिस कहाँ है। तब उसने मुझे बताया कि ओपन एआई एक कैप्ड प्रॉफिट मॉडल पर काम करता है और इसका नियंत्रण मुख्य ओपन एआई नॉन प्रॉफिट संस्था के पास है। और उसने ये भी बताया इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। चैट जीपीटी का पहला वर्जन 30 नवंबर 2022 को रिलीज हुआ था जो जीपीटी 3.5 पर आधारित था और तकरीबन इसके वीकली एक्टिव यूजर जो है वो 800 मिलियन है और इसके डाउ जिसको डेली एक्टिव यूजर्स बोलते हैं वो तकरीबन 122.6 मिलियन पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। मार्च 2025 में माफ करें, ओपन एआई की मार्केट वैल्यूएशन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और हाल ही में एम्प्लॉई शेयर सेल के माध्यम से इसकी वैल्यूएशन तकरीबन 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 500 अरब डॉलर।
इसका जो ऑफिस है वो सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें जो पता चलती हैं वो ये पता चलती हैं कि अगर ओपन एआई का ये जो वर्जन है चैट जीपीटी 5 अगर ये गलत हाथों में जाता है तो इसका क्या असर दुनिया के ऊपर हो सकता है। बस दर्शकों से मेरे 2-3 सवाल हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं और आपको क्या लगता है क्या एआई दुनिया पर कब्जा कर सकता है? क्या एआई ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा कर सकता है जैसी परिस्थितियां आपने टर्मिनेटर में देखी? क्या ऐसी कोई परिस्थितियां ये पैदा कर सकता है जैसी परिस्थितियां आपने किसी साइंस फिक्शन फिल्म में देखी होंगी? क्या ये चुनावों को प्रभावित कर सकता है? तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब क्या होंगे ये अभी बहुत चिंता का विषय है और मैं चाहूँगा इससे जुड़े और सवाल जो हों आपके जहन में आप वो भी बताएं, आप अपनी टिप्पणी भी बताएं, आप क्या सोचते हैं। ऋतिक, एक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये भी कि अगर गलत हाथों में ये पड़ता है जी, तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अगर सही हाथों में पड़ता है तो नतीजे हौसले को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि अब दर्शकों के हाथ में ये फैसला है कि वो बताएं। मैं एक कोशिश करता हूँ कि यहाँ पोल भी क्रिएट किया जाए और लोगों से पूछा जाए कि लोग क्या मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, जिस तरीके से आपने जानकारी इस खबर पर साझा की है। देखिए, पोल हम इस पर जनरेट करेंगे, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और पोल पे भी अपने हाँ और ना का जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसमें आप बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपकी क्या इस पूरे खबर को लेकर समझ है। देखिए, एआई जो है वो जितना फायदेमंद है इन दिनों वो खतरनाक भी हो सकता है। उसमें क्या खतरनाक हो सकता है उसके बारे में हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण जी ने अपनी जो एआई के साथ बातचीत थी, ये प्रैक्टिकली घटित हुई चीज है। जो उन्होंने एआई से बातचीत की, जो उन्होंने सवाल पूछे, जो जवाब एआई की तरफ से मिले, वो हमने आप तक इस कार्यक्रम के थ्रू साझा किए हैं। आपको क्या लगता है, एआई क्या आने वाले दिनों में फायदेमंद होने के अलावा भी और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।